अपन यूरिन फॉर्मेशन के बारे में देख रहे थे। यूरिन फॉर्मेशन में अपन यूरिन फिल्ट्रेशन में अपन ने देखा कि कितनी प्रोसेस होती है। यूरिन फिल्ट्रेशन में 3 प्रोसेस होती है मेनली। कौन कौन सी प्रोसेस होती है अपन ने देखा। सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें से 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड हर मिनट फिल्टर हो जाता है, जो कि 1/5 है ब्लड काउंट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन 1 मिनट। अपन ने लेयर्स की बात की थी, एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। एपिथेलियम ऑफ वुमेन्स कैप्सूल का नाम क्या था, पोडोसाइट नाम था। पोडोसाइट में क्या होते हैं, स्लिट पोर, मतलब पोडोसाइट कैसी होती थी, छोड़ छोड़ के होती है। ये पोडोसाइट, ये पोडोसाइट, ये पोडोसाइट। अब ये पोडोसाइट्स के बीच की स्पेस दिख रही है, ये तो हो गई पोडोसाइट। इस पोडोसाइट के इधर और इधर यहाँ पे 2 स्पेसेस होती है। यहाँ इस स्पेसेस से फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो ये पोडोसाइट्स के बीच की स्पेसेस से इस तरह से फिल्ट्रेशन होता है। पोडोसाइट इस तरह से अरेंज होती है। ये पोडोसाइट हो गया, ये पोडोसाइट हो गया। 2 पोडोसाइट के बीच की स्पेसेस होती है और वहाँ से फिल्ट्रेशन होता है। उसको स्लिट पोर्स बोलते हैं। स्लिट पोर्स क्या होता है, तो यहाँ से हर कोई चीज़ प्लाज्मा माइनस प्रोटीन फिल्टर हो जाता है। तो मैंने बताया प्रोटीन क्योंकि मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, मॉलिकुलर वेट 10,000 के आसपास का होता है, साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो वो स्लिट पोर्स से पास नहीं होता है। तो अपन ने बोला प्रोटीन माइनस प्लाज्मा माइनस प्रोटीन ये चीज़ फिल्टर हो जाती है स्लिट पोर्स में से, ठीक है। और इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब देखो, अब आता है अपने पास में अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय किडनी पर मिनट। किडनी 1 मिनट के अंदर जितना फिल्ट्रेट फॉर्म करती है, मान लो ये अपने पास किडनी है, किडनी ने फिल्टर किया कुछ, देखो किडनी क्या करेगी, हर मिनट में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट बनाएगी। सीधी सी बात है यार, फिल्ट्रेट बनेगा। फिल्ट्रेट मतलब समझ आया, स्लिट पोर्ट से कुछ ना कुछ यूरिया निकलेगा, कुछ ना कुछ जो ब्लड के अंदर से प्यूरीफाई होना है, ख़राब चीज़ें निकलेंगी, तो फिल्टर करेगी किडनी। तो कितना फ़िल्टर कर रही है 1 मिनट के अंदर, अपन इंटरवल तो देखेंगे यार ज़रूर। तो 1 मिनट के अंदर कितना फ़िल्टर कर रही है, उसी को बोलते हैं GFR। GFR कितना होता है, 125 ml पर मिनट हो सकता है, या 125 ml पर मिनट को कन्वर्ट करोगे तो आएगा 180 लीटर, 180 लीटर पर डे। दोनों ही वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट फाउंड बाय किडनी पर मिनट, तो आंसर आएगा GFR। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ GFR फॉर्म्ड पर मिनट, तो उसमें 180 भी रहेगा और 125 भी रहेगा। तो टिक किसको करना है, 125 को। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को पता होना चाहिए फिल्ट्रेट फाउंड बाय किडनी पर मिनट पूछा है या फिल्ट्रेट फाउंड बाय किडनी इन 1 डे, एक दिन में कितना फिल्ट्रेट हो रहा है वो पूछा है, ठीक है। फिर रेगुलेशन ऑफ GFR को रेगुलेट कैसे करोगे। GFR को रेगुलेशन करने के लिए अपने पास होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या बोला अपन ने, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। ये है एक सेंसिटिव रीजन बोल दो, एक सेंसिटिव रीजन है फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन DCT एंड एफरेंट आर्टेरियोल एट देयर कॉन्टैक्ट। एक सेंसिटिव सा रीजन है जो सेलुलर मॉडिफिकेशन से फॉर्म हो रहा है, DCT के कुछ मॉडिफिकेशन और एफरेंट आर्टेरियोल, DCT की सेल ने कुछ मॉडिफिकेशन किया, एफरेंट आर्टेरियोल इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। इतना याद रखो, DCT और एफरेंट आर्टेरियोल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या प्रेजेंट होता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस प्रेजेंट होता है। अब देखो, कभी भी GFR के अंदर फॉल हुआ, GFR मतलब फिल्ट्रेट फाउंड बाय किडनी पर मिनट, GFR में कभी भी फॉल हुआ तो ये फटाफट से JG सेल को स्टिमुलेट करेगा। उससे क्या होगा, JG सेल रिलीज़ करती है रेनिन। JG सेल रिलीज अ हार्मोन कॉल्ड एज रेनिन, ठीक है। रेनिन रिलीज होता है। इतनी चीज़ समझ में आएगी नहीं, GFR कम हुआ, JG सेल के पास गया, JG सेल ने क्या रिलीज़ किया, रेनिन रिलीज़ किया, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा NCERT में कुछ चीज़ें दे के रखी है कि ऐसा तो अपने को पता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट 180 ml होता है, 180 लीटर होता है एक दिन में। लेकिन अपन जानते हैं किडनी, अपन को पता है यूरिन कितनी फॉर्म होती है अपने एक दिन में एक दिन में यूरिन फॉर्म होती है 1 से 1.5 लीटर। तो फिल्टर तो 180 लीटर एक दिन में हुआ था, तो 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर एक दिन में कैसे यूरिन फॉर्म हुई। बाकी के 179 लीटर्स का क्या होगा, तो वो हो गया रीएब्जॉर्ब। तो पता होना चाहिए, पूछते हैं, तो रीएब्जॉर्ब हो गया
बाय द टिप्यूल्स, रीनल टिप्यूल ने उसे रीएब्सॉर्ब कर लिया। फिल्ट्रेट बना तो कितना था 180 लीटर पर डे, लेकिन बचा कितना 1 लीटर यूरिन ही फॉर्म हुई, बाकी की क्या हो गया, बाकी का 179 लीटर्स रीएब्सॉर्ब हो गया रीनल टिप्यूल से। अब ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स की बात करते हैं। तो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम को एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करती है। ठीक है, तो ग्लूकोज, सोडियम और अमीनो एसिड, ठीक है, तो उसको नाग से भी बोल सकते हो आप। इसकी ट्रिक होती है, सोडियम मतलब कि Na, सोडियम मतलब कि N से सिंबल को बोल दो, A हो गया अमीनो एसिड और G से हो गया अपने पास में ग्लूकोज। तो नाग का हो गया एक्टिव, मतलब ATP का यूज़ होता है, एक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन होता है, एक्टिवली रीअब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट का। और वाटर किससे रीअब्सॉर्ब होता है, पैसिवली। वाटर नाइट्रोजनस वेस्ट पैसिवली रीअब्सॉर्ब होगा, और नाग मतलब कि सोडियम, अमीनो एसिड और ग्लूकोज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं। अब देखते हैं सिक्रीशन भी होता है क्या। हाँ, 3 प्रोसेस की बात की थी अपन ने, एक था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक था अपने पास में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था, सेकंड अपने पास में था एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन था, ट्यूबुलर सिक्रीशन था और एब्जॉर्प्शन था और ट्यूबुलर सिक्रीशन था। 3 चीज़ें हो रही थी ना फिल्ट्रेशन में, एक एब्जॉर्प्शन था और एक सिक्रीशन था। तो एब्जॉर्प्शन तो देखा अपन ने कि 180 लीटर पर डे नहीं, जबकि 1 लीटर यूरिन फॉर्म होती है एक दिन के अंदर, मतलब 99% रीअब्सॉर्ब हो जाती है रीनल टिब्यूल से। अपन ने देखा रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली भी होता है, पैसिवली भी होता है। एक्टिवली नाक का होएगा, पैसिवली वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट का होएगा। फिर अपन ने देखा सिक्रीशन के बारे में। सिक्रीशन किसका होता है, हग का एक्टिव सिक्रीशन, याद रखना किसका, हग का, H+, ठीक है, ए से अमोनिया, यहाँ अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया और के से हो गया पोटेशियम, के से क्या हो गया, पोटेशियम। तो H+ आयन अमोनिया और K+ का क्या होता है, सिक्रीशन होता है, आयनिक और एसिडिक बैलेंस को मेंटेन करता है ये। ठीक है, तो फॉर आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस देयर इज सिक्रीशन ऑफ H+, अमोनिया एंड K+। फंक्शन देख लेते हैं फटाफट से, फंक्शन क्या क्या होंगे वेरियस ट्यूब्यूल्स के। तो पीसीटी अपने पास बताया था अपने को, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपने पास बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल है, जिसको रीनल कॉर्पसल बोला था। ठीक है, फिर अपने पास में पीसीटी है, डीसीटी है, पीसीटी डीसीटी से पहले लूप ऑफ हेनले आता है, तो लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी था और फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल था। फटाफट से देख लेते हैं, कुछ फंक्शन पता होने चाहिए सबके। तो पीसीटी में देखो, पीसीटी में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, तो पीसीटी में प्रेजेंट होती है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जो कि 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब कर लेता है, वाटर को भी रीअब्सॉर्ब कर लेता है। पीएच मेंटेनेंस का काम करता है, पीएच मेंटेनेंस का काम करेगा H+ और अमोनिया को सिक्रीट करके, H+ अमोनिया को सिक्रीट करके पीएच को मेंटेन करता है, 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब करेगा। और कौन सा एपिथेलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट है। अब अपन बात करते हैं लूप ऑफ हेनले के बारे में। तो लूप ऑफ हेनले के अपने 2 पार्ट देख लो। ये लूप ऑफ हेनले, एक हो गया जो नीचे डिसेंड कर रहा है, एक वो जो ऊपर असेंड कर रहा है। जो नीचे डिसेंड कर रहा है उसको बोला अपन ने डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो ऊपर असेंड कर रहा है वो है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इंपॉर्टेंट क्या है, जो डिसेंडिंग वाला है वो वाटर के लिए परमिएबल होता है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल होता है। वाटर के लिए तो परमिएबल है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल। इससे अपोजिट असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले वाटर के लिए इम्परमिएबल है और परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। कैसे याद रखेंगे इसको, तो असेंडिंग वाला क्या है, इम्परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग वाला क्या है, इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, और परमिएबल किसके लिए है, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं अपन। अपने को पता है डाई, डी, आई और ई होता है। ठीक है, डाई का सबको मतलब पता है, डाई मतलब होता है मरना। तो क्या होता है मतलब इसकी ट्रिक क्या होगी, डाई मतलब क्या हो गया, डाई मतलब हो गया, डी से हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल डिसेंडिंग लिम्ब।
ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो परमिएबल किसके लिए होता है? परमिएबल होता है वाटर के लिए, ठीक है। देखो अब मैंने तो ये ऐसे याद किया था कि ये देखो ये लूप ऑफ हेनले, सबसे पहले यहाँ से वाटर चले जाएगा, ठीक है, सबसे पहले यहाँ से वाटर चले जाएगा, फिर यहाँ से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से इलेक्ट्रोलाइट चले जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट चले गए तो अपने पास हाइपोवॉल्यूमिक यूरिन बन गई। अपनी यूरिन कैसी होती है? हाइपोवॉल्यूमिक यूरिन बनती है। तो यहाँ सबसे पहली बात तो वाटर चले गया, फिर इलेक्ट्रोलाइट चले गए। ये डिसेंडिंग लिम्ब में चले गए वाटर और असेंडिंग लिम्ब में चले गया इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखो डीसीटी के बारे में। डीसीटी में क्या बोला है? यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर का। मतलब सोडियम वाटर का कंडीशनल का मतलब समझ में आता है? कंडीशनल क्या होता है? कंडीशनल मतलब कि एक होता है फैकल्टेटिव और एक होता है कंडीशनल। फैकल्टेटिव कंडीशनल मतलब होता है कि किसी कंडीशन पर ही एब्जॉर्ब होगा। आमतौर पर रीअब्जॉर्ब होगा क्या? नहीं, आमतौर पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है सोडियम का और वाटर का। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ही होगा, क्योंकि पीसीटी में तो मेजर रीअब्जॉर्प्शन हो गया। पीसीटी से कभी नहीं होता है तो डीसीटी में आकर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, सिक्रीशन ऑफ H+K+ अमोनिया। तो मेंटेनेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करने का काम होता है इसका, ठीक है। अब अगले पेज पे चलते हैं अपन कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट के बारे में देखो तो कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू मेडुला, कॉर्टेक्स से लेकर के मेडुला तक एक्सटेंड होता है। अलाउ द पैसेज ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है कि अपन देखेंगे अभी मेडुलरी इंटरस्टिशियम में अपन जब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसके बारे में आएगा कि ये यूरिया का पैसेज कराता है, जिस वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म में मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कंसंट्रेशन मेंटेन हो पाता है। और पीएच आयोनिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है H+K+। इनके बारे में मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, अब अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट कैसे होता है। तो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा के बीच में होता है। अब देखो कितना अच्छा बताया गया है। ये रहा अपने पास में लूप ऑफ हेनले और ये रहा अपने पास में वासा रेक्टा। ये क्या है अपने पास में? लूप ऑफ हेनले, जिसमें से ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे था ना पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पहले आया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और फिर यहाँ पे है डीसीटी। डीसीटी के बाद है अपने पास में सीटी, कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो अपने को पता है डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर किस तरह से मूवमेंट होता है फ्लूइड का या फिर फिल्ट्रेट का। डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले से असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से अपने को पता है कि मूवमेंट होता है। वासा रेक्टा में ठीक इसके अपोजिट होता है। वासा रेक्टा में डिसेंडिंग और असेंडिंग बदल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट होता है, इस तरह से मूवमेंट होता है, देख रहे हो। तो अगर अपन बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज इन लूप ऑफ हेनले तो वो चीज़ हो जाएगी क्लॉकवाइज इन वासा रेक्टा। अब इंपॉर्टेंट क्या है? अब देखो शुरुआत में होता क्या है कि अपना जो असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले, अब मुझे बताओ परमेबल कौन है वाटर के लिए? तो मैंने डाई की ट्रिक बताई थी, DIE मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इम्परमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल है, तो परमेबल है वाटर के लिए। इससे अपोजिट डिसेंडिंग लिप ऑफ हेनले क्या होगा? परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है, इलेक्ट्रोलाइट निकल गया इसके बाहर। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो सोडियम और क्लोराइड। NaCl बाहर आ गया, NaCl बाहर आता है और यहाँ मूव करता है वासा रेक्टा की, सुनो ध्यान से, वासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, वहाँ NaCl चले जाता है ट्रांसपोर्ट होकर के। क्या समझ में आया? अपना जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो परमेबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इस वजह से वहाँ से सोडियम और क्लोराइड उठ करके निकल करके किस तरफ भागते हैं, किस तरफ प्रस्थान होते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्या दोनों, अभी क्वेश्चन का जवाब दो, क्या वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले दोनों में सेम फ्लूइड का मूवमेंट सेम होता है? आंसर है नहीं, वासा रेक्टा के अंदर अपोजिट मूवमेंट होता है फ्लूइड का, ठीक है। तो अगर लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है अपने को पता है, लूप ऑफ हेनले में वाटर या इलेक्ट्रोलाइट या ऐसा बोल दो अपना फिल्ट्रेट मूव कर रहा है इस तरह से, किस तरह से? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या अपन बोल दो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में वासा रेक्टा में मूवमेंट होगा। तो अपन ने अभी तक क्या देखा? NaCl असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकला और वहाँ कहाँ गया वो? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में। आगे बढ़ें, चलो। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में पहुँचने के बाद अब क्या दिख रहा है? क्या होगा NaCl का?
वासा रेक्टा कहाँ ले जाएगा इसको, तो अपने को पता है वासा रेक्टा का प्रभाव इस तरह का नीचे की तरफ फिर यहाँ असेंडिंग लिम्ब की तरफ जाएगा। तो ये NaCl को असेंडिंग लिम्ब की तरफ लेके जाता है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इसको धक्के मारकर बाहर फेंक देता है, पुचुक। तो NaCl कहाँ गया, बाहर। बाहर बोले तो मेड्यूलरी इंटस्टिशियम। किसकी बात हो रहा है, मेड्यूलरी इंटस्टिशियम। बोलो मेरे साथ, क्या किसकी बात हो रही है, मेड्यूलरी इंटस्टिशियम। मेडुलरी इंटस्टिशियम कुछ भी नहीं है, मेडुला का ही नाम है। अपन ने बोला कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट होते हैं ना, तो मेडुलरी इंटस्टिशियम वहाँ पे चले गया NaCl। कैसे गया अपन ने देखा, NaCl सबसे पहले असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले से बाहर आया, उसने मूवमेंट किया और कहाँ चले गया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले से कहाँ गया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से बाहर चले गया मेडुलरी इंटस्टिशियम में। अब मुझे बताओ कुछ चीज़ लॉस हुई कि नहीं हुई, फटाफट से बताओ, कुछ चीज़ लॉस हुई कि नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, क्या लॉस हुआ, NaCl लॉस हुआ। अब देखो ना, दिमाग लगाओ, NaCl लॉस हुआ कहाँ से हुआ, सबसे निकला कहाँ से सबसे पहले, तो तुम बोलोगे वासा रेक्टा से निकला। अरे वासा रेक्टा में आया कहाँ से, वासा रेक्टा में आया लूप ऑफ हेनले से। लूप ऑफ हेनले से NaCl निकल गया, मतलब फ्लूइड का कुछ, मतलब अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट का लॉस तो हुआ है भाई। तो इस लॉस की भरपाई के लिए, सुनो ध्यान से, इस लॉस की भरपाई के लिए NaCl जो निकला है कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट NaCl यहाँ से निकला असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनले से। तो इसकी भरपाई करने के लिए कलेक्टिंग डक्ट में, सही पहचाने हो, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर यूरिया समझ में आया, यूरिया भी निकल जाता है, यूरिया निकल जाता है कलेक्टिंग डक्ट से बाहर मेडुलरी इंटस्टिशियम में। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया समझ में। तो मेडुला का कंसंट्रेशन सबसे पहले याद रखो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है। ग्रेडियंट कौन फॉर्म करता है, NaCl यूरिया। मतलब अरे सीधी सी बात है, अपन ने भी दो कंपाउंड के बारे में देखा, एक NaCl के बारे में और एक यूरिया के बारे में। NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से निकल करके कहाँ भागा, डिसेंडिंग लिम्ब, और डिसेंडिंग लिम्ब ने उसको कहाँ फेंक दिया, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और उसने मेडुलरी इंटस्टिशियम में पटक आया। तो अपने पास सोडियम क्लोराइड का लॉस हुआ, तो उसको देखा देखी क्या करेगा, कलेक्टिंग डक्ट यूरिया को भी निकाल देगा। कलेक्टिंग डक्ट विल गोइंग टू रिलीज यूरिया एज वेल। तो यूरिया और NaCl ग्रेडियंट फॉर्म करते हैं, क्योंकि निकले वही दो, एक यूरिया निकला बाहर मेडुलरी इंटस्टिशियम में, एक NaCl निकला बाहर मेडुलरी इंटस्टिशियम में। तो इस चीज़ को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसका काम क्या होता है, ये मेडुलरी इंटस्टिशियम का कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है। क्या करता है, मेडुलरी इंटस्टिशियम का कंसंट्रेशन मेंटेन करने का काम करता है। अपन बोल सकते हैं 4 टाइम्स कंसंट्रेशन देन द फिल्ट्रेट फॉर्म द यूरिन। तो इसलिए जो फिल्ट्रेट होता है उससे 4 टाइम कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, चाहो तो फिर से पॉज करके दोबारा से देख लो, पर ये दिमाग में जाना बहुत ज़रूरी है। एक तो लूप ऑफ हेनले की डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, उसमें क्या परमेबिलिटी होती है वो चीज़, और सेकंड है काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट बिल्डिंग है। ठीक है, फिर तीसरे में आप देख सकते हो PCT DCT लूप ऑफ हेनले के फंक्शन। ठीक है, चले आगे, समझ में आ गया, नहीं तो पॉज करके पीछे और देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। खुद से पूछो भाई, पेपर खुद को देना है, तुम्हारा कितना दिमाग में घुसा है हमको नहीं पता है। तो अगर नहीं पता चला है अभी तक, तो फिर थोड़ा सा रिवाइंड करो, फिर से देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, एक बार NCERT के 2-4 पेज पढ़ लो। ठीक है, और इस टॉपिक को निकाल के थोड़ा सा दे के रखा है, पढ़ो, और फिर वापस से आओ टॉपिक में, इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, रेगुलेशन की बात करो। रेगुलेशन कैसे होता है, हार्मोनल रेगुलेशन है, एक हाइपोथैलेमस है, एक JGA है, और एक हार्ट है। क्या है, हार्ट भी रेगुलेट कर रहा है अपने को, अल्टीमेटली रेगुलेट क्या करना है अपने को, किडनी बोले तो किडनी का काम क्या होता है, यूरिन। अरे है ना, यूरिन मतलब अपन बोल सकते हैं कि यूरिन मतलब कि हो गया, यूरिन को रेगुलेशन कैसे होगा बताओ। यूरिन का रेगुलेशन हार्ट भी करवाता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस भी करवाता है, हाइपोथैलेमस भी करवाता है, और हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म भी करवाता है। इसका रेगुलेशन बहुत अच्छे से अगले पेज पे दे के रखा है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, देखो ब्लड वेसल में अगर कभी भी चेंज होता है, चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम में, ब्लड वॉल्यूम बी भी लिखा है यहाँ, ब्लड वॉल्यूम मतलब ब्लड वॉल्यूम के अंदर चेंज कैसे लिखता है, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, चेंज ट्राइंगल बना देते हैं, इसको चेंज बोलते हैं। तो ब्लड वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है तो वो ऑस्मो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। क्या ऑस्मो रिसेप्टर क्या होता है, ऑस्मो मतलब बोले तो ऑस्मो रेगुलेशन का नाम सुना है अभी तक, ऑस्मो समथिंग रिलेटेड टू किडनी,
ऑस्मो मतलब किडनी से रेगुलेटेड। तो कोई सा भी रिसेप्टर है जिसमें ऑस्मो लिखा रहा है, समझ लो किडनी से लेना देना है उसका। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या हो गया, किडनी से लेना देना है। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना है, ऑस्मोसिस बेसिकली किडनी से लेना देना है, इतना समझो। तो ब्लड वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है। ब्लड वॉल्यूम के अंदर चेंज कैसे होता है अभी देखेंगे, बढ़ता है कि कम होता है, तो वो ऑस्मो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है जा करके। अब देखो आगे, इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर देखो, अगर बाई चांस ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, बाई चांस देयर इज डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, समझ में आई। तो इफ़ देयर इज डिक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम, तो ये जा करके देखो ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑस्मो रिसेप्टर को स्टिमुलेट होगा। ऑस्मो रिसेप्टर अपन ने बताया ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट। ये जा करके ब्रेन, ये दिख रहा है ब्रेन, ये है ब्रेन तुम्हारा, इस ब्रेन में हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा, ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है उसको स्टिमुलेट करेगा, और यहाँ से एक हार्मोन निकलेगा जिसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है उसका, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा टिब्यूल में से, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। क्या करवाएगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या होता है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये ब्लड वेसल है, हाँ है, ब्लड वेसल को क्या करवाएगा, कंस्ट्रिक्ट मतलब इस तरह से सिकुड़ देगा, पतली कर देगा, सिकुड़ देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, छोटा कर देगा, उसका सरफेस एरिया कम कर देगा। तो ये काम कौन करेगा, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके अलावा क्या किया इसने, क्योंकि अपने को पता है ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है। ब्लड वॉल्यूम समझ में आ रहा है ना, वॉल्यूम मतलब बोले तो पानी कम हो गया है खून के अंदर, ठीक है। तो खून के अंदर पानी कम हो गया या ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो अपन क्या चाहेंगे, फटाफट से खूब सारा वाटर कहीं से ला दो। तो कहाँ से लाओगे भाई, जो वाटर निकल रहा है यूरिन के थ्रू, उसको रीअब्जॉर्ब करो ना यार फिर से। तो वही चीज़ करवाता है, एक तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाया, और दूसरा उसने करवाया वाटर को रीअब्जॉर्प्शन कराया टिब्यूल में से। तो उससे होगा क्या, देखो फिर से देखते हैं। ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो ऑस्मो रिसेप्टर जाके स्टिमुलेट हुए। ऑस्मो रिसेप्टर ने क्या करवाया, ऑस्मो रिसेप्टर ने हाइपोथैलेमस के पास गया, बोले तो ब्रेन के पास गया, और वहाँ से एक हार्मोन ADH को रिलीज़ करवाया। अब ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH होता है, तो समझ में आया। सबसे पहले ADH का अपन ने रोल देखा, हाइपोथैलेमस क्या सिक्रेट करेगा, ADH सिक्रेट किया था हाइपोथैलेमस ने, ADH ने वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाया था और सोडियम वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाया था। दोनों ने क्या करवाया, ब्लड प्रेशर को ओवरऑल बढ़ाया है। ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो GFR ऑटोमेटिकली बढ़ गया है, इंक्रीजेज द GFR। ठीक है, GFR क्यों बढ़ा है, किससे एसोसिएशन, अरे GFR को दिमाग लगाओ ना। अपन ने बोमेंस कैप्सूल बनाया था, बोमेंस कैप्सूल में यहाँ अपन ने ग्लोमेरुलस बनाया था, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। तो यहाँ पर GFR को मेंटेन करने के लिए, GFR मतलब कि ये जो फिल्ट्रेट बना है यहाँ पे, पोडोसाइट यहाँ पे प्रेजेंट थी ना, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल की पोडोसाइट, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम ऑफ दिस कैपिलरीज। ठीक है, अपन बोल रहे हैं कि ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर मतलब ये जो आर्टरी में ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही तो ज़्यादा GFR बनेगा, उतना ही तो ज़्यादा GFR बनेगा। इसको छोटा सा एग्जांपल से रिलेट करो कि जब अपन चाय छन्नी का यूज़ करते हैं, चाय छन्नी का नाम पता है, चाय छन्नी, ये रही चाय छन्नी। अब इसको जब अपन छानना रहता है चाय को, धीरे धीरे करके यहाँ पे चाय पत्ती इकट्ठा होती है, ठीक है। और आखिरी आखिरी की चाय में ज़रा ध्यान दो, ये रहा कप, नीचे लगाया अपन ने कप। अब ये जो कप यूज़ कर रहे हैं अपन, धीरे धीरे जब कप पूरा भर जाता है तो आखिरी की चाय को निकलने में बहुत टाइम लगता है। थोड़ा सा अगर यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करें चम्मच से, अगर चम्मच से थोड़ा सा यहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या ये बढ़ जाएगा, तो ये जो नीचे से चाय निकल रही है ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, GFR। इस एग्जांपल से तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। GFR क्यों बढ़ा, प्रेशर लगाने पे, चम्मच से प्रेशर लगाने पे। तो ये कौन सा प्रेशर है, ब्लड प्रेशर। अपनी बॉडी में यही चलता है, ऐसे याद रखो, ब्लड प्रेशर बढ़ाने पर GFR बढ़ जाता है, कुछ इस तरह, समझ में आया। तो ये अपन ने देखा किस तरह से ब्लड वॉल्यूम कम होने पर ADH का क्या रोल होता है। ADH का फुल फॉर्म पता है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन से चैप्टर में देखने वाले हैं अपन ADH को, ADH को अपन देखेंगे एंडोक्राइन वाले चैप्टर में, ठीक है। अब चलते हैं अगला मैकेनिज्म, अगला रेगुलेशन का सिस्टम, दैट इज जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस में क्या होता है, GFR अगर कम होता है तो ये GG सेल को स्टिमुलेट करता है और रेनिन रिलीज़ करता है। रेनिन एक अच्छा हार्मोन होता है, मतलब एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है ये चीज़।
एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन होता है। ठीक है, अब कौन सा एंजाइम करवाता है? एस। वैसे कोई पूछता नहीं है, पर एस एंजाइम जो लंग्स सिक्रेट करता है। तो एंजियोटेंसिन 2 इसका काम होता है मेजर, इट इज़ अ पोटेंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर। मतलब ब्लड वेसल ऐसी दिखेगी तो उसको कैसा कर देगा? ऐसा कर देगा। ठीक है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने से सीधी सी बात है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करता है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, एक तरफ एडीएच है, एडीएच हाइपोथैलेमस से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है। क्यों आ रहा है? ऑस्मो रिसेप्टर की वजह से आ रहा है। ऑस्मो रिसेप्टर डायरेक्ट किसके रिसेप्टर होते हैं? हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है ऑस्मो रिसेप्टर डायरेक्ट। यहाँ पर अपने पास में अल्डोस्टेरोन रिलीज़ हुआ है क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंजियोटेंसिन 2 ने एड्रिनल कॉर्टेक्स ए से याद रखो, ए से एंजियोटेंसिन 2, ए से एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट किया है और उसने सोडियम वाटर रिटेंशन करवाया है। लेकिन कहाँ से? डीसीटी में से। कहाँ से कराया है? डीसीटी में से। तो फंक्शन सेम है। एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पर रोल प्ले करेगा जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन नाम के हार्मोन को रिलीज़ करेगा जो कि डीसीटी से सोडियम वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कराएगा और ब्लड प्रेशर जीएफआर बढ़ाएगा। कैसे अलग है ऑस्मो रिसेप्टर वाले रेगुलेशन से? ऑस्मो रिसेप्टर में हाइपोथैलेमस एडीएच रिलीज़ करा था। एडीएच, फिर से बोलता हूँ एडीएच, कोई एंजियोटेंसिनोजन नहीं है। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, एंडोक्राइन हार्मोन है। एंडोक्राइन हार्मोन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, सोडियम वाटर रीअब्सॉर्प्शन का काम करेगा। यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर करवा देता है, लेकिन ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में से अल्डोस्टेरोन रिलीज़ कराता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम वाटर रीअब्सॉर्प्शन के। ठीक है, फिर अपने हार्ट में भी एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, ANF बोलते हैं। तो अगर ब्लड फ्लो टू द एट्रिया बढ़ता है, या अपन बोलते हैं ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वेसो डायलेटेशन होता है ब्लड वेसल का। कौन करवाता है वेसो डायलेटेशन? हार्ट के पास एक हार्मोन है, या बोलते हो हार्ट एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। और ये ANF का काम क्या होता है? वेसो डायलेटेशन कराना। मतलब ब्लड वेसल, अगर इसको ऐसी ब्लड वेसल दिखेगी तो उस ब्लड वेसल को कैसा कर देगा? अगर उसको ऐसी ब्लड वेसल दिखेगी तो उस ब्लड वेसल को ऐसा कर देगा। ठीक है, ये देखो, इससे क्या होगा? खुद दिमाग लगाओ, इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम होना मतलब GFR कम होना। ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं मिक्चुरेशन क्या होता है। मिक्चुरेशन कुछ नहीं होता है, यूरिनेशन को मिक्चुरेशन नाम देते हैं साइंटिफिक टर्म में। यूरिनेशन या फिर मिक्चुरेशन एक ही चीज़ होती है। देखो क्या होता है, कभी भी ना अपनी ब्लैडर होती है, ये होती है ब्लैडर। अब मान लो ब्लैडर भरा गई, अपने क्या हो गया? ब्लैडर भरा गई, पूरी फिल हो गई ब्लैडर, पूरी क्या हो गई? फिल हो गई। तो यहाँ पे होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर होते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर। अब ये स्ट्रेच स्ट्रेच रिसेप्टर, खींचने वाले रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए। ठीक है, इतनी ज़्यादा यूरिन आएगी तो भाई स्ट्रेच तो हो गई ना, खुद दिमाग लगाओ। जो स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, CNS के पास जाते हैं, और CNS सिग्नल सेंड करता है किसके थ्रू? CNS सिग्नल सेंड करता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल सेंड करेगा। और ये मोटर न्यूरॉन क्या कॉज कराते हैं? ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है। क्या कॉज कराता है? स्मूथ मसल जो होती है ब्लैडर में, पता होगा स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है। अपन कंट्रोल कर सकते हैं क्या ब्लैडर? नहीं, अपन कंट्रोल नहीं करते हैं ब्लैडर को। ठीक है, स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है ब्लैडर में, स्मूथ मसल होती है ब्लैडर में, और उसका क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कैसे हुआ? जब स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेच हुए तो CNS के पास सिग्नल गया, और ब्लैडर का क्या हुआ? मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आया, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन किया, और यहाँ से इस तरह से मिक्चुरेशन हो गया है। तो ब्लैडर थी अपने पास में, ब्लैडर इस तरह से थी, तो उसने क्या हो गया? उसमें मिक्चुरेशन हो गया है। उसमें मिक्चुरेशन क्या हुआ? हो गया, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन से मिक्चुरेशन हो गया। कितना मिक्चुरेशन होता है? 1 से 1.5 लीटर पर डे, इतना मिक्चुरेशन होता है एक दिन के अंदर। 1 to 1.5 लीटर पर डे मिक्चुरेशन होता है। अच्छा, इस मिक्चुरेशन में कितने अमाउंट ऑफ यूरिया निकलता है? तो एक दिन में 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे निकल जाता है। इतना यूरिया, अपन यूरियोटैलिक होता है ना, 25 से 30 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट हो जाता है। पीएच पूछ लेते हैं कभी, यूरिन का पीएच बता दो, तो पीएच होता है 6। क्या होता है? पीएच 6, ये एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, तो ऐसा होता है। पीएच कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, पीएच कितना होता है? 6 होता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, अपन आगे देखते हैं। अच्छा, वो चीज़ पता है ना
कि स्टमक का पीएच 1.8 होता है, ब्लड का पीएच 7.4 होता है और अपना ब्लैडर यूरिन का पीएच 6 होता है। यह HCl का पीएच होता है, ठीक है, स्टमक में। ये होता है अपना ब्लड का पीएच, ठीक है, ब्लड का पीएच होता है। और ये होता है अपना यूरिन का पीएच, यूरिन का पीएच, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। बहुत सारे अदर ऑर्गन्स भी होते हैं। क्या अपने को किडनी के बारे में पता है? नहीं। किडनी के अलावा और भी ऑर्गन होते हैं। लंग्स, पता है? लंग्स भी होते हैं एक्सक्रीशन करवाने वाले। कितनी CO2 रिमूव करते हैं? 200 ml ऑफ CO2 हर मिनट रिमूव करते हैं। साथ में कुछ अमाउंट में वाटर भी रिमूव करते हैं। तो अलॉन्ग विथ CO2 कुछ अमाउंट में वाटर भी रिमूव करते हैं। लीवर भी रिमूव करता है। लीवर में कुछ बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट होते हैं। कोलेस्टेरॉल होता है, डिग्रेडेड स्टेरॉल हार्मोन होते हैं, ड्रग्स होते हैं। ये रिमूव होते हैं डाइजेस्टिव वेस्ट से। दे आर ऑल रिमूव बाय डाइजेस्टिव वेस्ट। अगर याद हो तो स्किन भी होती है अपने पास में, वो भी एक्सक्रीशन होता है। इसमें स्वेट और सीबेशियस ग्लैंड होती है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स। और इसका काम क्या होता है? स्वेट सीबेशियस ग्लैंड का बेसिकली सबसे पहला काम होता है इसका कूलिंग इफेक्ट होता है। तो स्वेट ग्लैंड का प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है कि ये कूलिंग करवाता है बॉडी को। सेकंड, इसमें क्या क्या होता है कंपोजिशन पूछते हैं। एक तो नमक होता है, क्योंकि अपने को बताया कि अपना पसीना थोड़ा कैसा होता है, नमकीन होता है, तो NaCl होता है। उसमें यूरिया भी एक्सक्रीट होता है कुछ अमाउंट में, और लैक्टिक एसिड भी होता है, ठीक है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड होता है, यूरिया होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है स्वेट का? कूलिंग होता है, कूलिंग इफेक्ट। सीबेशियस ग्लैंड के बारे में बताओ। सीबेशियस ग्लैंड स्टेरॉल को रिमूव करता है, जो अपने ईयर में से निकलता है ना, हाइड्रोकार्बन, स्टेरॉल, वैक्सेस, सीबम। ऑयल ग्लैंड को सीबेशियस ग्लैंड बोलते हैं। ऑयल ग्लैंड अपनी स्किन पे, अपनी नोज पे प्रेजेंट है, ईयर्स में भी प्रेजेंट है। तो ये प्रोटेक्टिव ऑयलिंग कवरिंग फॉर्म करती है स्किन के ऊपर, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑन द स्किन। फिर आते हैं अपन डिसऑर्डर्स में। डिसऑर्डर्स में सबसे पहला आता है अगर यूरेमिया हो जाता है। यूरेमिया मतलब क्या होता है? अगर ब्लड के अंदर एक्युमुलेशन हो जाए यूरिया का, तो उसको यूरेमिया बोलते हैं। यूरेमिया की कंडीशन आने पर अगर यूरेमिया को ठीक नहीं किया जाए तो उससे किडनी फेलियर होता है। अच्छा, तो इसका समाधान क्या है? इसका एक ही समाधान है। अगर यूरेमिया यानी कि ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ जाए तो उस केस में हीमोडायलिसिस करवा लो समय रहते। हीमोडायलिसिस क्या होता है? एक कन्वीनियंट आर्टरी रहती है, एक कोई सी भी कन्वीनियंट आर्टरी को चूज़ करते हैं, उसमें एक एंटी कोएगुलेंट डाला जाता है और अपने अंदर एंटी कोएगुलेंट जो हिपेरिन होता है उसी का डाला जाता है। तो कन्वीनियंट आर्टरी इसके साथ हम हिपेरिन ऐड करते हैं और डायलाइजिंग यूनिट की तरफ अपन इसको भेजते हैं। इसको किसकी तरफ भेजेंगे? इसके अंदर जो ब्लड रहेगा उसको डायलाइजिंग यूनिट की तरफ भेजेंगे। डायलाइजिंग यूनिट में सेलोफेन ट्यूब होता है सराउंडेड बाय अ फ्लूइड। तो एक सेलोफेन ट्यूब होगा और उसको सराउंड करेगा एक फ्लूइड, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर अपन इसको मेजर वेन में भेज देंगे। अब क्योंकि अपन ने यहाँ हेपेरिन डाला था शुरुआत में, तो यहाँ से एंटी हिपेरिन डाल करके यहाँ से इसको वेन के अंदर भेज देंगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा पर इतना है नहीं। बस डायलाइजिंग यूनिट के कंपोनेंट याद रखो, सेलोफेन ट्यूब जो कि एक फ्लूइड से सराउंडेड है, और उसमें एंटी हिपेरिन डाल करके वेन में छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि अपन ने जब कन्वीनियंट आर्टरी में डाल रहे थे तब हिपेरिन ऐड किया था, ठीक है। तो डायलाइजिंग फ्लूइड कौन सा यूज़ होता है यहाँ पे? तो प्लाज्मा में से नाइट्रोजनस वेस्ट हटा दो। प्लाज्मा में से नाइट्रोजनस वेस्ट हटा दोगे तो उसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन। होता यूँ है कि देखो यहाँ पर सेलोफेन ट्यूब पोरस होता है। सेलोफेन ट्यूब क्या होता है? पोरस होता है। पोरस मतलब छोटे छोटे पोर होते हैं। पोर किसके लिए होते हैं? पोर इसलिए होते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट कूद करके उस तरफ चले जाए। तो पैसेज बेस्ड ऑन द कंसनट्रेशन। अपने को पता है ब्लड के अंदर क्या ज़्यादा है? यूरिया ज़्यादा है। अपने बोला ना यूरेमिया के ट्रीटमेंट में हीमोडायलिसिस करवाते हैं, तो यूरिया, ब्लड के अंदर यूरिया ज़्यादा है। तो यूरिया का ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ से कहाँ? अपने को पता है डायलाइजिंग फ्लूइड होता है, उसके अंदर कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट या कोई भी यूरिया नहीं है, और वो ब्लड जिसके अंदर यूरिया है, दैट इज़ यूरेमिया है, उसके अंदर भर भर के यूरिया है। तो यूरिया का ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो धीरे धीरे डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया का कंसनट्रेशन बढ़ता जाएगा और ब्लड में यूरिया का कंपोनेंट कम होता जाएगा। लो, हो गया तुम्हारा डायलाइसिस। डायलाइसिस कुछ नहीं है, ब्लड के अंदर धीरे धीरे यूरिया का कंपोनेंट घटाना, यूरिया कम करना, डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया धीरे धीरे बढ़ाना। इसी को बोलते हैं अपन क्या? डायलाइसिस, हीमोडायलाइसिस।
अब कुछ कंडीशन आ जाती है, किडनी फेलियर, रीनल कैलिकुलस और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इनके बारे में देख लेते हैं। किडनी फेलियर क्या होता है? किडनी फेलियर मतलब किडनी फेल हो गया, अपन ने देखा यूरेमिया के पेशेंट को ठीक नहीं किया तो किडनी फेलियर हो जाता है। किडनी फेलियर बेसिकली किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अगर कभी भी किडनी फेलियर हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। जैसे अपने को पता है स्वामी प्रेमानंद जी, उनकी भी क्या करा, किडनी फेल हो चुकी है, तो उसमें क्या होगा, उसका इलाज क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी। किडनी ट्रांसप्लांट किसी से भी करा सकते हैं क्या? नहीं, ज़रूरी है उसका क्लोज रिलेटिव होना। क्यों क्लोज रिलेटिव होना? देखो, जितना पास का रिश्तेदार होगा उतना क्या कम पैसों में करेगा? नहीं, जितना पास का रिश्तेदार होगा उतना उसका बॉडी रिजेक्ट कम करेगी। उसकी बॉडी में क्या होती है, जैसी कोई फॉरेन किडनी आई, मान लो ये किडनी लगा दी अपन ने, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेगी बॉडी और उसको नष्ट करना चालू करेगी कि ये तो बाहर की चीज़ है, उसको बैक्टीरिया की तरह ट्रीट करेगी, उसको ख़त्म कर देगी। ऐसा ना हो इसलिए तो अपन किसी भाई बंधु उसका यूज़ करते हैं, उसकी किडनी यूज़ करते हैं। उससे क्या होगा, वो किडनी समझेगी अरे ये तो अपने भाई की किडनी है, तो थोड़ा सा उसके अंदर, इसलिए बोलते हैं कि कभी भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो तो क्लोज रिलेटिव में करते हैं, उससे इम्यून सिस्टम रिजेक्शन का चांसेस कम हो जाते हैं। रीनल कैलिकुला क्या होता है? रीनल कैलिकुला कुछ नहीं है, पथरी या फिर स्टोन, इनसॉल्युबल मास क्रिस्टल। पूछते हैं किससे बने हुए रहते हैं क्रिस्टल? ऑक्जेलेट्स के होते हैं, किडनी के अंदर ही बन जाते हैं। तो किडनी के अंदर ही कहीं भी पूरे ट्रैक्ट में कहीं भी स्टोन बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे, यहाँ बन जाएंगे, कहीं भी बन जाएंगे। इनफैक्ट कभी कभी तो यूरिनरी ब्लैडर में भी स्टोन हो जाते हैं। ठीक है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या होता है? नेफ्राइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन किसका? ग्लोमेरुलस का। ग्लोमेरुलस की इन्फ्लामेशन को ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाता है ख़त्म। थैंक यू वेरी मच। तो लेक्चर कैसा लगा आप बता देना बहुत अच्छे से। ठीक है, अपन मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी, क्योंकि चैप्टर तो सॉलिड हो गया है। ठीक है, एक बार आप नोट्स पढ़ लो, एक बार जो आपने बनाया उसको पढ़ लो, और बहुत अच्छा लेक्चर है ये। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद होता रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।